एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बीए थर्ड ईयर इंग्लिश आर के नारायणन का जो प्ले है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, उसकी समरी का पार्ट फर्स्ट मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज जो कराने जा रही हूँ वो मैं पार्ट सेकंड एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो पास ही आ रहा है। तो मैं हिंदी में पढ़कर आपको अच्छे से समझा दूंगी, ताकि जल्दी से हमारी जो ये सारी समरी हैं, 2-3 पार्ट हैं, वो कवर हो जाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा होगा, जो मरग्या होता है वो पूजा करने के लिए तैयार हो जाता है, वहीं से ये है। और पूजा करने के लिए वो एक कमरे में बंद हो जाता है। तो उससे आगे जो समरी है वो ऐसे 40 दिन बाद जब वो पूजा कर लेता है, प्रार्थना समाप्त करके मरग्या दाढ़ी वाड़ी बनाकर वो एक अच्छा युवा व्यक्ति बन जाता है और बाहर निकलता है उस कमरे से। उससे पूछते लोग सभी उससे पूछते थे कि इतने लंबे समय तक तुम कहाँ थी। तो मरग्या उनसे कह देता था, मैं घर के काम में कुछ व्यस्त था, इसीलिए मैं बाहर नहीं आ पाया या मैं आपको दिखाई नहीं दिया। इसीलिए वह पूर्व की भांति बरगद के पेड़ के नीचे नहीं गया। और वो कहता था लोगों से कि मैं इस पहले की तरह बरगद के पेड़ के नीचे मैं नहीं बैठ पाया था। जब मरग्या ने जब प्रारंभ किया था तो उसके पास केवल 200 रुपये थे। यह धन भी अब समाप्त हो चुका था, क्योंकि जो 200 रुपये थे वो भी पूजा वगैरह में लग गए थे। वह जब के परिणाम की प्रतीक्षा करने लग गया था कि मैंने इतनी पूजा की है, मुझे कुछ इसका परिणाम मिलना चाहिए। उसने पुजारी से मिलना चाहा, पर वह उससे नहीं मिल पाया। उसने सोचा कि शायद पुजारी छिप गया होगा। वह समझ नहीं पाया था कि धनी बनने तथा पुजारी से मिलने हेतु क्या किया जाए। अब मरग्या परेशान, क्योंकि उसे पुजारी नहीं मिला। उसने पूजा भी कर ली थी, लेकिन फल अभी तक उसे नहीं मिला था। तो मरग्या ने सोचा कि अब मुझे पुजारी से मिलना चाहिए, लेकिन वो पुजारी से नहीं मिल पाया। अब मरग्या के पास घरेलू खर्च हेतु कुछ भी नहीं बचा था। उससे मुवक्किल भी उससे मिलना नहीं चाहते थे। जो पैसे लेते थे मरग्या से उधारी, वो भी नहीं मिलना चाहते थे कि कहीं मरग्या उस धन को न मांग बैठे जो उसने उन्हें अग्रिम दे रखा है। जिन व्यक्तियों को पैसे उधार दे रखे थे, तो वो सोचते थे कि कहीं हमसे ये ना मांग ले। तो इसीलिए लोग मरग्या के सामने आने से कतराते थे। वह मार्केट रोड की ओर जाना पसंद नहीं करता था मरग्या, क्योंकि वहाँ चश्मे वाला उसे मिल सकता था, जो कि चांदी का जो चश्मा लिया था उसने, और उसकी कीमत मांग सकता था वो। मरग्या को घर की चारदीवारी में ही ठहरना पड़ा। वहाँ उसका जो पत्नी से तथा उसके आसपास आने वालों से झगड़ा हो जाता था। अतः उसने इधर उधर घूमने का निर्णय किया कि मैं इधर उधर घूमने चला जाऊंगा। कभी कभी वह लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष बैठ जाया करता था, लक्ष्मी के सामने बैठ जाता था, क्योंकि उसे लक्ष्मी ही चाहिए थी। तथा उससे पूछा करता था कि उसे देने हेतु देवी के पास कुछ था या नहीं। उससे पूछता था, देवी आप मुझे कुछ दोगे कि नहीं दोगे, उनसे पूछ लेता था। और सोचता था कि पुजारी ने उसको मूर्ख बनाया, कि मुझे ना पुजारी ने ऐसा लगता है मूर्ख बनाया है, कहीं भी मुझे लक्ष्मी नहीं मिलेगी। यदि ऐसा होगा ना, मैं उस पुजारी का गला दबा दूंगा और उसे मार दूंगा मैं उसे। ये सोचता था मरग्या के भाई का परिवार यह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होता था कि आजकल मरग्या को क्या हो गया है, वो अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ये देखकर सब परेशान थे। अब मरग्या को वित्तीय आवश्यकता पड़ने लगी, क्योंकि पैसे खत्म हो चुके थे। मरग्या को अपना जीवन चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी। अब उसके पास कोई आय का स्रोत नहीं था, कहाँ से वो पैसे आते। अतः उन्हें अपने चावल बिना घी के ही खाने पड़ते थे। और जब कभी जो बालू था वो घी मांगता था, तो जो मरग्या की जो पत्नी थी वो पड़ोस से घी ले आया करती थी और तब अपने बेटे बालू को देती थी, ताकि बालू चावल में घी डालकर खा सके। एक बार फिर मरग्या ने मंदिर के पुजारी से मिलने की कोशिश की, पर उसने पाया कि जो मंदिर का जो पुजारी था वो बदल चुका था। वो दूसरा पुजारी आ गया था। इस दूसरे पुजारी ने मरग्या के साथ अभद्र व्यवहार किया था। वो अच्छा व्यवहार नहीं करता था मरग्या के साथ।
अंत में मरग्या को पता चला कि वह पुजारी तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था और वापस आने का कोई निश्चित समय नहीं था। जब मरग्या ने बहुत कोशिश की कि वो पहले वाला पुजारी कहाँ गया है, तो मरग्या ने पाया कि वो पुजारी तीर्थ यात्रा पर निकल गया था और उसके आने का कोई भी समय निश्चित नहीं था। मरग्या अब दुविधा में फंस गया था। उसने धनी बनने के उपायों पर विचार किया कि मैं कैसे धनी बनूं। उसका विचार था कि किसी दिन उसके साथ चमत्कार होगा भगवान, क्योंकि उसने पूजा की थी और मुझे बहुत सारा धन मिल जाएगा, ऐसा वो सोचता था। उसने अनेकों व्यवसाय जैसे बाल काटना, कपड़े सिलना इत्यादि के बारे में बहुत विचार किया। उसने अपनी माँ की तरह दंत मंजन बनाने की भी बात सोची कि मैं दंत मंजन बना सकता हूँ। इसे दान स्वरूप जो उसकी माँ उसे दान स्वरूप बनाती थी, परंतु उसने इस व्यवसाय को नहीं चुना, क्योंकि उसकी कई व्यक्तियों से लड़ाई हुई थी पहले, जब वो लोगों को पैसे दिलवाया करता था। तो उसने सोचा अगर मैं मंजन बनाने लग जाऊंगा और बेचने लग जाऊंगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे, और जो बैंक का सचिव है उस पर हंसेगा, मुझ पर हंसेगा वो बैंक का सचिव, और अरुल दास उससे कहेगा इधर आओ और मंजन दो। वो ऐसा सोच रहा था। जब वह थक गया तो वह एक फव्वारे के निकट बैठ गया। जब मरग्या थक गया तो वो एक फव्वारे के पास जाकर बैठ गया। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वहां पर जाकर बैठ जाता है वो। देव योग से अचानक भाग्य के कारण डॉक्टर पाल वहां पर आ गया और उसने सुझाव दिया कि वह साबुन बनाए तथा उसे मलाया को निर्यात करे, कि तुम साबुन बनाओ और मलाया को बेच देना। मरग्या तैयार हो गया। मरग्या तैयार हो गया। उसे यह मालूम नहीं था कि साबुन कैसे बनाई जाती है। मरग्या को ये नहीं पता था कि साबुन कैसे बनेगी। डॉक्टर पाल ने उसे बताया कि वह एक समाज शास्त्र क्लिनिक खोलने जा रहा है। डॉक्टर पाल कहने लगा कि मैं एक समाज शास्त्र के लिए समाज के लिए क्लिनिक खोलने जा रहा हूँ। वहाँ पर मैं एडवाइस दिया करूँगा, साइकोलॉजिकल एडवाइस या फिर कुछ भी लोगों की जो भी समस्याएं होंगी मैं उनसे रिलेटेड उनकी समाधान में करूँगा। वह कम से कम शुल्क लेगा, और वो कहता था डॉक्टर पाल कि मैं सबसे कम पैसे फीस लूँगा और कम से कम 500 रुपये प्रतिदिन कमाएगा, और फिर भी मुझे 500 रुपये प्रतिदिन मिल जाएंगे। डॉक्टर पाल ने उसे अपनी पुस्तक बेड लाइफ के विषय में बताया। जो डॉक्टर पाल था, मैंने आपको पहली वाली समरी में बताया था, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बेड लाइफ। उस किताब के बारे में डॉक्टर पाल ने मरग्या को बताया। जब वह पुस्तक प्रकाशित वो कहने लगे मरग्या से, जब मेरी पुस्तक प्रकाशित हो जाएगी तो कम से कम 1 लाख रुपए 1 लाख प्रति जो कॉपियां हैं वो संस्करण में ही बिक जाएंगी, शुरू में ही बिक जाएंगी, मतलब बहुत ज़्यादा कमाई हो जाएगी उनको। उसकी यह पुस्तक काफ़ी सस्ती होगी ताकि प्रत्येक व्यक्ति इसे खरीद सके। डॉक्टर पाल ने कहा कि मैं इसे काफ़ी सस्ती बेचूंगा ताकि हर व्यक्ति इस किताब को पढ़ सके। मरग्या इस पर आश्चर्यचकित हो गया और पूछने लगा कि क्या वास्तव में पुस्तकों की इतनी बड़ी खरीदारी हो जाती है? क्या इतनी जो पुस्तकें होती हैं वो बिक जाती हैं? डॉक्टर पाल ने बताया कि उसकी पुस्तक कुछ विशेष थी, कि मेरी पुस्तक ना कुछ अलग है, मैंने जो लिखा है मटेरियल वो कुछ अलग है। उसे प्रकाशकों से 10,000 या उससे ज़्यादा रुपए अग्रिम मिल रहे थे। डॉक्टर पाल ने मरग्या को बताया कि जब मैं लिख रहा था पुस्तक तो मुझसे पहले ही एडवांस में पैसे देने के लिए कहा था, 10,000 रुपये मिल रहे थे मुझे पहले, पर इसे बेचने को तैयार नहीं था। लेकिन जो डॉक्टर पाल है वो पुस्तक को नहीं बेचता है, वो कहता है कि मैंने इसे मना कर दिया और मैंने इस पुस्तक को नहीं बेचा। वह इसे किसी ऐसे मित्र को देना चाहता है और मुफ्त देना चाहता था डॉक्टर पाल। उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि प्रत्येक साधारण व्यक्ति तक इसका संदेश पहुंचे। जो डॉक्टर पाल था वो सोचता था कि मेरी पुस्तक एक ऐसे व्यक्ति को मिले और मैं उसे मुफ्त में दूं ताकि वो पढ़े और साधारण से साधारण व्यक्ति तक वो मेरी पुस्तक पहुंचे। मरग्या ने यह पुस्तक डॉक्टर पाल से मांग ली। अब मरग्या ने वो पुस्तक मांग ली उससे कि आप ये पुस्तक मुझे दे दीजिए। उसने यह पुस्तक मरग्या को दे दी तथा उसने उसकी कीमत में वह मांगा जो भी उसके पास उस समय था। डॉक्टर पाल ने कहा अब जो भी कुछ तुम्हारे पास है वही दे दो मुझे और ये पुस्तक रख लो। अब सदैव के लिए वह पुस्तक मरग्या की हो चुकी थी। मरग्या के बटुए में मात्र 25 रुपये थे। कितने रुपए थे जब वो पुस्तक खरीदी थी? 25 रुपये थे, जो उसने उस समय घरेलू खर्च के लिए रख रखे थे, क्योंकि मरग्या की जो
जो पैसे की जो हालत थी, वित्तीय कंडीशन थी, वो बहुत ख़राब चल रही थी। डॉक्टर पाल ने किसी प्रकाशक के पास जाकर इसे प्रकाशित कराने को कहा और डॉक्टर पाल ने वो पुस्तक देते हुए कहा कि मरग्या, तुम किसी भी प्रकाशक के पास जाकर इसे प्रकाशित करवा सकते हो। मरग्या ने कागज में लिपटे हस्तलेखों, जो हाथ से लिखी हुई जो लिपि थी, जो राइटिंग थी, उसको लिया और अपने घर को चला गया। इन्हें एक संदूक में चुपके से जाकर मरग्या ने वो रख दिया। उसकी पत्नी ने इसके विषय में पूछा कि क्या है ये, आप क्या लाए हैं। तो खाना खाने के बाद जब मरग्या प्रसन्नचित्त था, बहुत खुश था, उसने अपनी पत्नी से पूछा कि पूछा कि उस कागज के अंदर क्या वस्तु है जो आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं। तब मरग्या ने उसे समाजशास्त्रीय पुस्तक दिखाई वो, और उसकी प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छी बुक है, और वो प्रशंसा करने लगा अपनी पत्नी से। यह सब देखकर मीनाक्षी बड़ी उदास हुई, क्योंकि वो सोच रही थी जो कागज में लिपटा हुआ है शायद मेरे लिए कोई साड़ी लेकर आए हैं, इसलिए वो उदास हो गई और वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। पर वह अपने कक्ष में सोने चल जाती है, पर कल्पना से भरा जो मरग्या था, वो तो कल्पनाओं में खोया हुआ था। वह इस वैज्ञानिक पुस्तक को जोर जोर से पढ़ने लगा, जबकि उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, उसे पढ़ने लग गया वो। कुछ दिनों के पश्चात मरग्या मार्केट रोड पर स्थित गॉर्डन प्रिंट्री के स्वामी मदन लाल के पास पहुंचा। बच्चों देखो, ये नाम आप अच्छे से याद करें, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जो मरग्या था वो मार्केट रोड पर गार्डन प्रिंट्री का जो स्वामी था मदन लाल, उसके पास पहुंचा। यह एक बड़ा सा उद्यम था, बहुत बड़ी कंपनी थी वो। वर्षों पूर्व इसका स्वामी बॉम्बे से आया था, उस कंपनी का जो मालिक था वो बॉम्बे से आया था तथा यही मालगुडी में बस गया। आर.के. नारायणन का जो फिक्शनल टाउन है वो मालगुडी है, मालगुडी में बस गया। मरग्या ने इस पुस्तक को उससे छापने को कहा कि क्या तुम मेरी पुस्तक छाप सकते हो। प्रकाशक ने वे हस्तलेख उसके पास छोड़ देने को कहा। प्रकाशक ने कहा, आप मेरे पास रख दीजिए, मैं इसे पढ़कर, कि कहीं कोई बेकार के वर्ड ना हो, इसे पढ़कर और मैं आपको कल आपको जवाब दे दूंगा। लेकिन जो मरग्या था वो उस पुस्तक को छोड़ने को बिल्कुल राजी नहीं हुआ, और वो कहने लगा, नहीं, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, आप जो भी पढ़ना है आपको मेरे सामने पढ़िए, मैं प्रतीक्षा कर लूँगा आपकी। पुस्तक इतनी रुचिकर थी कि मदन लाल ने अपने कर्मचारियों को पुस्तक पढ़ने लगा मदन लाल, और पुस्तक उसे बहुत रुचिकर लगी। उसने अपने कर्मचारियों को भी डिस्टर्ब ना करने को कहा कि मुझे पढ़ने दो, कि वे उसमें व्यवधान ना डालें। मरग्या के साथ वह ठहरा रहा और पढ़ा। उसी के साथ दोपहर का भोजन भी किया मदन लाल ने इसे पढ़ा और कहा कि उसके पास ही छोड़ जाओ, मैं कल आपको इसके बारे में निर्णय दे दूंगा। क्योंकि उसे, जो मदन लाल था, उसे ये डर था कि कहीं पुस्तक में अश्लीलता कानून के अंदर आ सकती है, क्योंकि कहीं पे कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिससे लगता है कि कानूनी दायरे के अंदर ये आ सकती है, कुछ गलत हो सकता है अगर हम इसे पब्लिश करेंगे तो। मरग्या अधिवक्ताओं को पसंद नहीं करता था, इसीलिए उसने इस परामर्श हेतु हस्तलेख छोड़ने से प्रकाशक को मना। उसने कहा, मरग्या ने, मैं नहीं छोड़ूंगा किताब आपके पास। इस पर मदन लाल ने उसे अगले दिन आने को कहा कि आप कल सुबह इस समय आ जाइए। अगले दिन वह प्रकाशक के पास पहुंचा। जब मरग्या वो किताब लेकर, तो आधी हिस्सेदारी पर पुस्तक को छापने को तैयार हुआ। दोनों में ये पार्टनरशिप हुई कि ये पुस्तक छप जाएगी, जो पैसे होंगे आधे तुम ले लेना और आधे मैं ले लूँगा, कि कानूनी जिम्मेदारी मरग्या की होगी। और मदन लाल ने ये कहा कि जो कानूनी जिम्मेदारी है वो मरग्या तुम्हारी होगी, अगर कानूनी रूप से कुछ इसमें व्यवधान पड़ा तो तुम झेलना इसको। अंत में यह तय हो गया कि मरग्या कोई धन नहीं लगाएगा। मरग्या ने कहा, मैं कोई भी पैसा नहीं लगाऊंगा इसमें, तथा वह पुस्तक के लाभ के रूप में और आधा आधा हम हिस्सा बांट लेंगे। तो मदन लाल ने ये सुझाव दिया कि बैड लाइफ के स्थान पर इस पुस्तक का जो नाम है वो डोमेस्टिक हारमोनी रख देते हैं हम। बैड लाइफ ठीक नहीं रहेगा, डोमेस्टिक हारमोनी होना चाहिए। मरग्या इस बात के लिए सहमत हो गया। मरग्या भी मान गया कि ठीक है, हम बैड लाइफ की जगह ये वाला नाम रख देते हैं और आप प्रकाशित करवा दीजिए ये वाली बुक जो पुस्तक है। बालू ये छप गया, हो गया उनका हिस्सेदारी।
बालू अब 6 वर्ष का हो गया था, इसलिए मरग्या ने उसे स्कूल भेजने की योजना बनाई। मरग्या ने सोचा कि अब मेरे बेटे को स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि पहले जो बच्चे होते थे वो 5 साल के जब पूरे हो जाया करते थे तो तब वो स्कूल जाते थे। अभी की तरह नहीं कि 2.5 साल का बच्चा हुआ और स्कूल में भेज देते हैं। पहले जब 5 साल के कंप्लीट होते थे तब उसके बाद एडमिशन कराते थे। अनेकों सम्मानित नागरिकों को बुलाया मरग्या ने, बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों को। बालू के सिर के बाल उतरवाए और एक सुसज्जित कार में एक कार मंगवाई, उसे पूरा सजाकर उसमें बालू को बैठाया और एक जुलूस निकलवाया गया। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य था। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि किस तरह से अपने बच्चे को छोड़कर पढ़ाई के लिए छोड़ने के लिए जा रहे हैं, कि मरग्या के भाई ने भी इस संस्कार में उनका साथ दिया। मरग्या का भाई वो सब आ गए, बहुत खुश थे, वो भी गए और वहीं पर मरग्या का जो भाई था और सारा परिवार था उन्होंने वहाँ पर भोजन किया और उनके साथ बच्चे थे जो मरग्या के भाई थे वो सब उनके वहाँ पर गए और मरग्या के भाई ने उनको बालू को एक चांदी का डिब्बा भी गिफ्ट में दिया था। मरग्या की भाभी इस संस्कार में सम्मिलित नहीं हुई थी। बच्चों ये बात ध्यान से रखें आप, क्योंकि टिक द करेक्ट में क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। जो मरग्या की भाभी थी वो इस जो भी प्रोग्राम हो रहा था उसमें सम्मिलित नहीं थी। अब मरग्या काफ़ी धनी था क्योंकि उसे आधे पैसे वहाँ पर मिल गए थे जब वो पुस्तक छपी थी। मरग्या ने अब उस स्कूल का सचिव बनने की योजना बनाई जिसमें बालू पढ़ता था। मरग्या ने सोचा क्यों ना मैं इस स्कूल का सचिव बन जाऊं, इसलिए वहां बालू की स्थिति उच्च हो गई। अब बालू को सब रेस्पेक्ट करने लगे थे। अध्यापकों ने अब बालू की ओर विशेष ध्यान देना प्रारंभ कर दिया क्योंकि वह एक धनी और शक्तिशाली व्यक्ति का बेटा था। जैसा कि हम आज के समाज में देखते हैं, जो भी पावरफुल व्यक्ति होता है उसके बच्चे चाहे कितने भी नालायक हों या कितने भी बेकार हों, हम उन पर ही ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं उन पर ही ध्यान देते हैं। जो गरीब बच्चे होते हैं चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो वो उन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं। बड़े व्यक्ति का बस इतना ही नाम काफ़ी होता है कि बड़े व्यक्ति का बेटा है। जब मरग्या ये मेरा पर्सनल थॉट है, मैं अपनी थिंकिंग बता रही हूँ, ज़्यादातर मैंने ऐसा ही देखा है। जब मरग्या इस स्कूल के बोर्ड का सचिव नहीं था तो अध्यापक बालू को डांटा और पीटा करते थे। जब परीक्षा के बाद परीक्षा परिणाम आया तो बालू ने 0 अंक प्राप्त किए थे। बालू के 0 नंबर आ गए क्योंकि पैसे से कोई पढ़ता नहीं है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। मरग्या ने इस बात की प्रधान अध्यापक से शिकायत की तो उसने कहा कि बालू इसी के योग्य था। उन्होंने प्रधान अध्यापक से कहा, हेडमास्टर से, कि मेरे बेटे के नंबर क्यों आए। तो प्रिंसिपल ने कहा जिसके ये योग्य था इसके उतने ही नंबर आए हैं जितना आपका बेटा पढ़ता था। इस पर मरग्या ने स्कूल के बोर्ड में सचिव बनने की सोच ली। बस मरग्या ने सोचा अब तो मैं बोर्ड का सचिव बनकर रहूँगा, अपने बेटे की देखभाल कर पाऊँगा, मेरे बच्चे के तो नंबर कम आ रहे हैं। हालांकि जो मरग्या था वो अपने व्यवसाय में बड़ा व्यस्त रहता था, काम में बहुत व्यस्त रहता था क्योंकि उसे अभी भी और धन कमाना था। तथापि उसने अपने पुत्र के भविष्य के लिए समय निकाल ही लिया। फिर भी उसने अपने बेटे के लिए थोड़ा समय निकाल लिया और सचिव का पद प्राप्त कर लिया और सचिव वो बन गया मरग्या। अब अध्यापक अपनी शिकायतों के साथ उसके पास आया करते थे। मरग्या उनसे राष्ट्रपति की तरह बातें करता था, जैसे कितना बड़ा व्यक्ति हो गया हो और कितना पावरफुल बन गया हो, राष्ट्रपति हो जैसे। इस तरह से वो अध्यापकों से बातें करता था, सारी बातें सुनता था तथा उसी क्षण भूल भी जाता था। मरग्या चाहता था कि बालू अच्छी शिक्षा प्राप्त करे ताकि वह उसे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड या अमेरिका भेज सके। मरग्या की एक कल्पना थी, मैंने पहली समरी में भी बताया था, वो हमेशा ये चाहता था कि मेरा जो बच्चा है वो इंग्लैंड जाए और हायर एजुकेशन गेट करे, कि बालू अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और अमेरिका और या फिर इंग्लैंड जाए। जैसे ही मरग्या ने स्कूल के बोर्ड में उच्च स्थान प्राप्त किया, जैसे ही मरग्या ने, क्योंकि वो सचिव बन गया था, वैसे ही अध्यापक ने बालू के साथ अच्छे संबंध बनाने शुरू कर दिए। आपने देखा होगा जो टीचर्स होते हैं वो भी अच्छे संबंध बनाने लग जाते हैं, जो भी बड़े व्यक्ति होते हैं। जैसे ही अच्छे संबंध बनाने प्रारंभ कर दिए तथा उसकी ओर ध्यान देना शुरू कर दिया उस बच्चे की तरफ।
मरग्या चाहता था कि बालू अपने अध्ययन में अच्छी तरह उन्नति करे, लेकिन मरग्या ये चाहता था कि मेरा बेटा अच्छे से उन्नति करे अपनी पढ़ाई में। इसलिए उसने बालू के लिए घर पढ़ाने के लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की कि क्यों ना मैं एक ट्यूशन लगा दूं अपने बच्चे का, ताकि अच्छे से ये पढ़ सके। मिस्टर मूर्ति को स्कूल से वेतन के रूप में पढ़ाने हेतु मात्र 25 रुपये प्रति माह मिलते थे। ये पॉइंट आप ध्यान से सुने। जो मिस्टर मूर्ति थे वो पढ़ाते थे, उन्हें जो सैलरी मिलती थी वो 25 रुपये महीने मिलती थी, 25 रुपये प्रति माह मिलती थी। मरग्या ने गणित व अंग्रेजी पढ़ाने हेतु उसे 10 रुपये प्रति माह की पेशकश की कि तुम्हें अगर ट्यूशन पढ़ाओगे गणित और अंग्रेजी का अगर ट्यूशन पढ़ाओगे तो 10 रुपये प्रति माह तुम्हारा मैं दूंगा। मिस्टर मूर्ति इस बात पर बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि इतने जो पैसे होते थे पहले बहुत वैल्यू होती थी। वो बहुत खुश हो गए क्योंकि अब वह सचिव के काफ़ी निकट भी आ गए थे, अब उनके और भी काम बन जाएंगे। प्रधान अध्यापक भी उससे सचिव के विचार हेतु प्रत्येक विषय पर विचार विमर्श किया करते थे। जो हेडमास्टर थे, जो प्रिंसिपल थे, वो भी उन मास्टर से डिस्कशन किया करते थे कि मुझे मरग्या जी से ये काम है वो काम है, तो उनसे बातें किया करते थे मिस्टर मूर्ति से। मरग्या ने मिस्टर मूर्ति से कह रखा था कि वह बालू को कठोरता से ले, परंतु मरग्या ने ये कहा था इन्हें कठोरता से लो, स्ट्रिक्टली लो और अच्छे से पढ़ाओ। लेकिन जो मिस्टर मूर्ति थे वो जानते थे कि बालू उनका एकमात्र बेटा है, अगर वह उसे कठोरता से लेगा तो बालू उसकी शिकायत कर देगा कि अगर मैंने बालू को डांटा और पीटा उसे तो वो अपने पिता से शिकायत कर देगा, जिस कारण मेरा ट्यूशन की जो नौकरी है वो छूट जाएगी। तो वो अध्यापक ऐसा नहीं करता था। अध्यापक उसे बहुत ही लाइटली बिहेव करता था, नम्रता से व्यवहार करता था, और परिणाम यह हुआ कि चौथी कक्षा तक बालू अच्छी उन्नति करता रहा। मरग्या अपने मित्रों से सेखी मारा करता था कि बालू अच्छी उन्नति कर रहा था, 2 वर्ष में ही वह कॉलेज में प्रवेश ले लेगा, इतना अच्छा चल रहा है मेरा बेटा, 2 वर्ष के अंदर ही वो कॉलेज में जाने लग जाएगा। और जब उसका घर न्यू एक्सटेंशन में तैयार हो जाएगा, कि मेरा घर जब न्यू एक्सटेंशन में तैयार बन जाएगा ना, तो वह उससे पढ़ने के लिए अलग कक्ष देगा। मैं एक कमरा दे दूंगा बालू को पढ़ने के लिए, और वह बालू को अलर्ट मिशन कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजेगा, और मैं अपने जो बालू है अपना बेटा है उसको मैं एल्बर्ट मिशन कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजूंगा। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा एल्बर्ट मिशन कॉलेज में मैं उसे भेज दूंगा। वह उसके लिए एक कार खरीदेगा और मैं उसके लिए कार भी खरीद दूंगा। इस प्रकार सभी बालू को देखेंगे और उससे ईर्ष्या करने लग जाएंगे कि इतना बड़े बाप का बेटा है। मरग्या ने अपने छोटे वाले कक्ष को बालू का अध्ययन कक्ष बना दिया। मरग्या का जो घर था उसी में एक छोटा सा कमरा था, उसको कहा कि ये तुम्हारा स्टडी रूम है, पढ़ने का कक्ष बना दिया। प्रत्येक दिन वह उसके कक्ष में प्रवेश करता। जब वो अपने काम से वापस आता तो बालू के कमरे में जाता देखने के लिए, और सारी वस्तुएं देखता कि ठीक प्रकार से रखी हैं कि नहीं। लेकिन वहाँ देखता कि जो मरग्या जाता और मरग्या कमरे में देखता थे कि सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, किताबें भी इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, सही प्रकार से व्यवस्थित नहीं है। मरग्या को इस बात पर बड़ी निराशा होती थी। जब वह देखता था कि सारे वस्त्र पुस्तकें इधर उधर बिखरे पड़े हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता था अपने बेटे पर। मरग्या ने देवी सरस्वती की एक तस्वीर खरीदी और इसे बालू के कक्ष में इस निर्देश के साथ टांग दिया। एक तस्वीर ली सरस्वती माँ की और उसे एक दीवार पर टांग दिया बालू के कक्ष में, और बालू से कहा कि विद्वान बनने के लिए ज्ञान की देवी की प्रतिदिन पूजा करो। तुम्हें सरस्वती देवी की जो ज्ञान की देवी है उनकी पूजा करनी चाहिए। इस विचार के प्रति बालू बड़ा उदासीन था, लेकिन बालू ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता था। वह कमरे में जाता और बहुत मुश्किल से ही प्रणाम करके हाथ जोड़कर तुरंत बाहर आ जाता। क्षण भर में ही वो बाहर आ जाता था। मरग्या को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। बालू कहा करता था कि जब वह स्वयं उसने धन की देवी की पूजा की है तो वह उसे ज्ञान की देवी की उपासना करने का दबाव क्यों डालते हैं। देखिए बच्चों, सुनिए जो वाक्य लिखा है। जो बालू था वो अपने पिता से कह रहा था, पिताजी आप तो धन की देवी की पूजा करते थे और मुझे ज्ञान की देवी की पूजा करने के लिए क्यों देते हैं और क्यों फोर्स करते हैं मुझे। मरग्या ने बताया कि
इन दोनों देवियों में अंतर नहीं था कि दोनों देवी एक हैं, चाहे तुम ज्ञान की देवी की पूजा कर लो चाहे धन की देवी की पूजा कर लो, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। पर बालू ने बताया कि जैसा कि उसे अध्यापक ने बताया था कि दोनों देवियों में बड़ा अंतर है, लेकिन बालू ने स्कूल में पढ़ा था सरस्वती और जो धन की देवी है और जो ज्ञान की देवी है उनमें तो बड़ा अंतर होता है। बालू ने ये पढ़ा था स्कूल में। इस पर मरग्या को क्रोध आ गया बहुत, और उसने सोचा कि ऐसा अध्यापक उसके पुत्र के लिए उपयुक्त नहीं था जो उसे ऐसी बातें बताए। मरग्या ने सोचा ये अध्यापक बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो मेरे बेटे को ऐसा ज्ञान देता है। इस पर मरग्या ने बालू से कहा कि मिस्टर मूर्ति को शाम को उससे मिलें तथा उसके वापस आने की प्रतीक्षा करें। मरग्या ने अपने बेटे से कहा कि अपने मास्टर से कहना, ट्यूशन मास्टर से, वो शाम तक रुके और मेरी प्रतीक्षा करें, मुझे मिलना है। बालू अपने अध्यापक से मिला तथा बड़ी प्रसन्नता से बताया कि उसका पिता उससे मिलना चाहता है। बालू ने कहा आपसे मेरे पिताजी मिलना चाहते हैं। अध्यापक पीला पड़ गया। अध्यापक का रंग पीला पड़ गया क्योंकि उसे डर हो गया कि कहीं मेरी नौकरी ना छूट जाए। उसने बालू से इसका कारण पूछा तो बालू ने कुछ भी नहीं बताया और बदले में कहा कि मुझे बर्फ़ी दे दो। बालू की यह भी मांग थी कि वह केवल उसके अंकों के विषय में ही बताए, कि मेरे बस नंबर के बारे में ही बताना और कुछ मत बताना मेरे पिताजी को। इस पर बालू ने बता दिया कि उसका पिता क्यों मिलना चाहता। उसने बता दिया जी कि आपसे मेरे पिताजी क्या कहना चाहते हैं, क्यों आपको बुलाया है। परंतु उसके अध्यापक ने कहा कि उसने उसे ऐसा कुछ करने को नहीं कहा, कि मैंने तो तुम्हें कोई देवी के लिए नहीं कहा था कि दोनों देवी एक हैं, या कुछ भी नहीं कहा था मैंने तो। इस पर बालू ने कहा कि उस समय उसे कि मास्टर जी मुझे कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था, उस समय मेरे मन में जो आया वो मैंने बोल दिया, जैसा कि बच्चे करते हैं। उसने अपने पिता के समक्ष ऐसा ही कह दिया कि मैंने उनके सामने ऐसा ही बोल दिया। शाम को मिस्टर मूर्ति ने बालू को पढ़ाया तथा मरग्या की प्रतीक्षा की। बालू को पढ़ा दिया और जो मिस्टर मूर्ति थे वो बैठे रहे कि जब बालू के पिताजी आएंगे तो मैं उनसे बातें कर लूँगा। मरग्या 8:30 बजे घर लौटे। बालू के पिताजी आए। जब उसने अध्यापक से पूछा कि वह वहाँ क्यों ठहरा हुआ है, कि तुम क्यों बैठे हो मिस्टर मूर्ति यहाँ पर, तो अध्यापक ने कहा कि मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आप ही ने कहा था। इस पर मरग्या ने उत्तर दिया कि सारा दिन काम करके उसे स्कूल की समस्याओं पर बात करने के लिए समय नहीं है, कि मेरे पास बात करने का समय नहीं है, उन्हें भेज दिया। मरग्या ने अध्यापक को यह भी कहा कि वह बालू की अच्छी पिटाई कर दे, कि इसकी ना खूब पिटाई कर देना, और अगर आवश्यकता हो तो, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी बिना अच्छी पिटाई के एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। उन्होंने ये कहा कि मरग्या ने ये कहा कि कोई भी बच्चा बिना पिटे मानता नहीं है, वो पिटकर ही अच्छा इंसान बनता है। जो पिटते हैं बच्चे वो उन्हें याद रहती है पढ़ाई, ऐसा मरग्या का मानना था। अच्छी पिटाई के एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। मरग्या को यह बात ज्ञात थी कि अध्यापक इस कार्य को करने में असमर्थ था। मरग्या को ये पता था कि इसका मास्टर इसे पीटेगा नहीं बिल्कुल भी, भले ही मैंने कहा है लेकिन ये बालू को नहीं पीटेगा। उसकी पत्नी ने जब ये कहा कि स्वयं तो आप मारते नहीं हो, मारना नहीं चाहते बालू को, तो आपने मास्टर से पिटवाने के लिए क्यों कहा। उसने उत्तर दिया कि इस दुनिया में इसी प्रकार काम चलता है। अपनी पत्नी से कहा मरग्या ने, इसी प्रकार काम चलता है। मरग्या सदैव धनी बनने की बात सोचता रहता था। हमेशा उसके दिमाग में सपने रहते थे कि मैं किस तरह से बड़ा बनूं। उसने अपने कार्यालय की तुलना गार्डन प्रिंटरी से की, कि मेरा कार्यालय ना उसकी तरह बन जाए, गार्डन प्रिंटरी की तरह बन जाए। उसने मदन लाल से बात की और यह पुस्तक के सारे अधिकार स्वयं की, मैं इस पुस्तक के सारे अधिकार खुद ही ले लेता हूँ। और जो पार्टनरशिप थी वो तोड़ने के लिए कहा कि जो आधा हिस्सा मैंने दे रखा है वो भी मैं पूरा अपनी तरफ कर लेता हूँ। मदन लाल ने उसे एक चेक दिया तथा पूर्व में किए गए समझौते के कागज फाड़ दिए। मदन लाल ने ऐसा ही किया, जो पहले बातचीत हुई थी, जो उनके साइन हुए थे उसको फाड़ दिया और बाद में एक चेक दे दिया। मरग्या कोई साहसिक कार्य करना चाहता था। वह डोमेस्टिक हार्मनी जैसी पुस्तक के प्रकाशक के रूप में परिचित होना नहीं चाहता था। वो ये नहीं चाहता था मरग्या कि ऐसी जो बेकार पुस्तक है, जो बच्चों को बेकार करती है या नई जनरेशन को बेकार कर सकती है, मुझे ऐसी पुस्तक का वो नहीं बनना है।
मैं ऐसी पुस्तक से परिचित नहीं होना चाहता हूँ। उसका विचार था कि इस पुस्तक से युवा वर्ग बिगड़ जाएगा। जो मर गया था वो सोचता था कि ये जो पुस्तक है, अगर इस पुस्तक को सब युवा व्यक्ति पढ़ेंगे तो वो बिगड़ जाएंगे। इसके अतिरिक्त पुस्तक की विक्री जो दर थी, जो बिक्री थी, वो भी काफ़ी कम होती जा रही थी। जो पुस्तकें थी वो कम बिकने लगी थी। फ्रेंड्स, यही थी हमारी समरी। अगर आप कहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मैं नेक्स्ट वाली जो समरी है, जो थर्ड पार्ट है इसका, वो भी मैं लेकर आऊँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।